इमेजिन करो कि आप एक फार्मर हो, ठीक है। आपके पास एक खेत है, आपने उसमें 6 महीने जी तोड़ मेहनत करके गेहूं की खेती की। आपने सीड खरीदा, उसमें फर्टिलाइजर डाले, समय समय पर इरिगेशन देते रहे, उसको चेक करते रहे कि कोई भी उसमें वायरल डिजीज, फंगल डिजीज या फिर कोई भी तरीके का इन्फेस्टेशन ना हो रहा हो, और आपकी जो प्रोड्यूस है वो बहुत अच्छी निकली। अब आप उसको लेकर मंडी पहुंचते हो उसको बेचने के लिए। आपको वहां जाकर पता चलता है तो पूरा प्रोड्यूस बेचने के बाद आपको अपनी लागत के करीब करीब पैसे ही मिल रहे हैं। आपकी जो पूरी मेहनत है वो एक तरीके से बेकार चली जाएगी। तो आज की वीडियो होने वाली है एमएसपी के ऊपर। एमएसपी के सारे डिटेल्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एमएसपी क्यों आई, कब रिलीज किया गया, किसके द्वारा रिलीज हुआ, इसकी जरूरत क्या पड़ी, ग्रीन रेवोल्यूशन से एमएसपी का क्या कनेक्शन है, ग्रीन एमएसपी के पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजें एक एक डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एमएसपी होता क्या है। तो एमएसपी का फुल फॉर्म, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। एमएसपी वो मिनिमम प्राइस होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको, जब भी आप रबी या खरीफ सीजन की क्रॉप सोइंग करते हो उसके पहले रिलीज कर दी जाती है, और हार्वेस्टिंग के बाद सरकार आपसे उसी रेट पर गेहूं खरीदेगी जितना उसने लॉन्च किया था। तो अब बढ़ते हैं एमएसपी के हिस्ट्री के बारे में। एमएसपी को क्यों रिलीज किया गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो कहानी शुरू होती है 1960s के फूड क्राइसिस से। उस वक्त इंडिया एक ऐसे फूड क्राइसिस से जूझ रहा था कि हमारे देश में हमारी पॉपुलेशन की फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सके, इतने फूड ग्रेन में हमारे पास नहीं थे। और हम PL40 के तहत, PL40 एक स्कीम थी, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो PL40 स्कीम के तहत हम अमेरिका से गेहूं एक्सपोर्ट करते थे। इसे हम शिप टू माउथ कंडीशन भी कहते थे, यानी कि जब जहाज से गेहूं उतरेगा, आएगा, तभी जनता खा पाएगी। तो इस फूड क्राइसिस को देखते हुए इंडिया ने रियलाइज किया कि अगर हम अपना पेट नहीं भर सकते, अपने देश को खाना नहीं खिला सकते, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, तो हम एक आजाद देश के नागरिक की तरह नहीं जी सकते। और उसके बाद एंट्री होती है ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन MS स्वामीनाथन को इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। उन्होंने इसके पीछे काफी रिसर्च की, काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहा, जिसकी मदद से इंडिया जो है फूड क्राइसिस से बाहर आ पाया, और आज के टाइम पे हम हमारे देश में फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, मैं आपको एक ब्रीफ में समझा देता हूँ। तो उस टाइम पे हमारे फार्मर्स इतने डरे हुए थे कि वो कोई भी नई खेती की टेक्निक अपनाना नहीं चाहते थे। वो अपने पुराने देसी जो वैरायटी थे उनके पास उसका कल्टीवेशन करते थे, और रिजल्ट में आता था कि उसका यील्ड बहुत कम था, फिर हम वीट एक्सपोर्ट करते थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में MS स्वामीनाथन ने क्या किया कि हमारे फार्मर्स को, यूपी, हरियाणा और पंजाब के साइड के फार्मर्स को एनकरेज किया कि आप ये हाई यील्डिंग वैरायटीज को उगाओ, और जो भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर होगा उस पर सरकार ने एक सब्सिडी रखा, ताकि फार्मर्स थोड़ा एनकरेज हो और वो इस चीज को, हाई यील्डिंग वैरायटीज जो थी उनको अडॉप्ट करें, उनको उगाएं, ताकि हमारे देश से फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो फार्मर्स को इस चीज के लिए तो हमने अग्री कर लिया कि आप हाई यील्डिंग वैरायटीज उगाओ, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी और सभी को बेनिफिट होगा, फूड क्राइसिस खत्म होगा, अपने जो बाकी के डेवलपमेंट के एरियाज है उस पर काम कर पाएंगे। लेकिन उन्हें एक और डर था कि हमने दिन रात मेहनत करके इस हाई यील्डिंग वैरायटीज को उगाया, और अचानक से मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस क्रैश कर जाएगा। तो इस चीज का ही फार्मर्स को डर था। फार्मर के मन से इस डर को निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1966 और 67 के ड्यूरिंग एमएसपी को फर्स्ट टाइम अनाउंस किया कि आप गेहूं उगाओ, हम आपसे गेहूं एक एग्जैक्ट अमाउंट पे लेंगे, एक फिक्स अमाउंट पे खरीदेंगे। तो एमएसपी का नाम आने के बाद अब अगला सवाल उठता है कि एमएसपी का प्राइस कौन डिसाइड करेगा। तो इस प्राइस को डिसाइड करने के लिए 1965 में गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम दिया एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इसका काम था साइंटिफिक तरीके से सभी फसलों का एक फिक्स प्राइस, एक अच्छी प्राइस कैलकुलेट करना, जिससे कि फार्मर्स को भी नुकसान ना हो और हमें भी एक अच्छा प्राइस पे अच्छे अनाज मिल जाए।
उसी को 1985 में उसका नाम बदलकर जो एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन थी उसका नाम बदल के CSCP कर दिया गया। इसका मतलब था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब CSCP का रोल क्या था? तो CSCP को लाया गया था कि वो फसलों को अच्छे से कैलकुलेट करें, उसके सारे इनपुट्स को देखें, छोटे छोटे इनपुट्स जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, डीजल खर्च हो रहा है, जो हम ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर में जो हमारी लेबर को ट्रैक्टर का जो खर्चा हो रहा है, जो लेबर कॉस्ट हो रही है, वीडिंग की जो कॉस्ट हो रही है, मतलब जो छोटा से छोटा इनपुट था ना एग्रीकल्चर, जो खेती में हमारा छोटे से छोटा इनपुट आता है, उन सभी इनपुट को CSCP के अंदर जो एक्सपर्ट बैठे हुए थे, इकोनॉमिस्ट बैठे हुए थे, वो लोग उसको कैलकुलेट करते थे और उसके बाद प्राइस डिसाइड करते थे, प्राइस डिक्लेयर करते थे। तो अब हम बात करते हैं कि MSP के अंदर कौन कौन से और कितने क्रॉप्स रखे गए हैं। तो MSP के अंदर टोटल 22 प्लस 1 मतलब कि 23 क्रॉप है। और 22 प्लस 1 मैंने क्यों बोला? क्योंकि 22 क्रॉप MSP के अंदर आते हैं और एक क्रॉप जो होता है वो FRP के अंदर आता है। FRP क्या होता है? तो FRP का फुल फॉर्म होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। जो शुगर मिल्स होती है वो FRP के प्राइस पे किसानों से गन्ना खरीदती है। तो FRP समझ गए आप लोग? तो 22 क्रॉप्स पे MSP लागू होती है और एक जो क्रॉप होता है शुगर केन, उसको FRP के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो वो 22 क्रॉप कौन कौन से हैं, मैं इधर उनको लिस्ट कर दूंगा, वो आप देख लेना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे कि MSP का कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है A2 प्लस FL। A2 का मतलब होता है कि आपकी जो भी सीड खरीद, A2 के अंदर वो पैसे आते हैं जो आपके मेन इनपुट्स हैं, मतलब कि सीड का खर्चा, फर्टिलाइजर, तेल, डीजल, जो आप ट्रैक्टर यूज कर रहे हो उसका खर्चा, और इस तरीके के जो भी खर्चे हैं वो A2 में आते हैं। FL का मतलब होता है फैमिली लेबर, मतलब कि अगर आप खेती कर रहे हो तो आपकी फैमिली का भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। फैमिली भी खेत में जाती है, कभी कभार वीडिंग ही कर दिया उन्होंने, फिर कोई छोटे मोटे काम आपकी फैमिली ही कर देती है, आप लोग मिलकर कर देते हो, तो उसको FL के अंदर कंसिडर किया जाता है। उसके बाद एक और होता है C2। C2 को हम बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट। C2 का मेन मतलब होता है कि अगर आपका खेत रेंटल प्रॉपर्टी पे है, अगर आपने खेत रेंट पे ले रखा है, तो उस प्राइस को भी MSP में कंसीडर किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सरकार जो होती है वो A2 प्लस FL को ही कंसीडर करती है, जो आपका C2 होता है उसको MSP में नहीं लेती है। तो जो किसान प्रोटेस्ट हुआ था उसमें फार्मर्स का एक ये भी डिमांड था कि MSP जो है वो A2 प्लस FL प्लस C2 इन तीनों को मिला के कंसीडर किया जाए। तो मान लो आपने खेती की गेहूं की, उसने आपका A2 का खर्चा, जो भी आपका सीड, फर्टिलाइजर, लेबर, या कहीं ना कहीं तो किसान लिखता है ना, तो वो खर्चा मान लो आया 1500 रुपए, ठीक है। और फैमिली लेबर आपकी होगी 500 रुपए, 2000। ये A2 हो गया 1500, FL हो गया 2000, सॉरी A2 हो गया 1500 और FL हो गया 500। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हो जाता है 2000 रुपए। तो MSP कहती है कि हम किसान को 50 उसकी लागत से 50% ज्यादा पर फसल खरीदते हैं, मतलब कि A2 प्लस FL का 50% जो होता है, इन तीनों का जो सम होता है वो सरकार आपको MSP पे देती है। मतलब कि A2 था हमारा 1500, FL 500, और A2 प्लस FL का 50% मतलब कि 1000 रुपए, 2000 का 50% 1000 रुपए, तो ये तीनों मिलाकर हो गया 3000 रुपए। तो ये जो 3000 रुपए है ये होता है MSP प्राइस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रोक्योरमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन पे कि जो भी अनाज हमसे सरकार खरीदती है, व्हीट लिया, धान ले लिया, बाजरा, अनाज, मिलेट्स, कोई भी क्रॉप अगर सरकार हमसे खरीदती है तो उसका वो करती क्या है। तो उसमें 3-4 एजेंसीज है जो कि सरकार से वो खरीदती है। सबसे पहला होता है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद होता है नाफेड। थर्ड होता है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCI। उसके बाद आते हैं डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। इसमें जो होते हैं वो स्टेट प्रोक्योरमेंट होते हैं, स्टेट में आपके जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं रियलिटी पे, क्या देश के सभी किसान को MSP का एक्चुअल बेनिफिट मिल रहा है। तो एक रिपोर्ट आई थी संता कुमार कमेटी की 2015 पे, उनके रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि सिर्फ 6% किसानों को ही, जी हाँ, 6% किसानों को ही MSP की एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल बेनिफिट ले पाते हैं। ठीक है, 94% को पता ही नहीं है, या फिर वो किसी न किसी रीजन से रह जाते हैं, उनको MSP पे वो अपना प्रोड्यूस नहीं बेच पाते हैं किसी। तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। सबसे पहला अवेयरनेस। भारत के कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां किसान अवेयर ही नहीं है कि MSP भी कोई चीज होती है, MSP कब आती है, कौन इसको लागू करता है, और अगर मैं इसको बेचना चाहता हूं तो मुझे कहाँ लेके जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट सेंटर कहाँ पे है, कहाँ पे मैं अपने व्हीट ले जाकर, राइस ले जाकर बेच सकता हूँ, उन्हें पता नहीं होता। सेकेंड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर।
हर जगह हर स्टेट में गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होते, तो उनके प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं होते जहाँ पे वो गवर्नमेंट हमसे अनाज ले सके, वो नहीं होते हैं। थर्ड रीजन होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एफसीआई और नाफेड के बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी नॉर्म्स हैं कि हमें इसी क्वालिटी के गेहूं या अनाज चाहिए। अगर आपका अगर आपका अनाज उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है तो आपका अनाज रिजेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ बड़े कारण थे जिनकी वजह से 94% फार्मर्स इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने एमएसपी के हर एक डिटेल्स को कवर किया। एमएसपी को किसने लागू किया, एमएसपी क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एमएसपी की हिस्ट्री क्या थी, इसको क्यों लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन से इसका कनेक्शन क्या था, प्रोक्योरमेंट एजेंसीज कौन कौन सी है, इसकी रियलिटी क्या है, कितने % फार्मर्स जो है वो इसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने लगभग हर एक पॉइंट को कवर करने का ट्राई किया। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट करके बता देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।